आप में से कई लोग अब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए होंगे और अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहे होंगे। कई लोगों को कुछ परेशानियां भी आ रही होंगी, तो इसलिए इस बार के टैक्स गुरु शो को हमने इनकम टैक्स रिटर्न स्पेशल बनाने की कोशिश की है, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी हुई हर दिक्कतों को दूर करने की कोशिश हम करेंगे इस शो में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और इन सारे उलझनों को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने व्यस्त समय में यहाँ आने के लिए समय निकालना, क्योंकि मुझे पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बड़ी कोशिश चल रही होगी। कितने घंटे काम करने पड़ते हैं? बिल्कुल, आजकल हम 15-15 घंटे काम कर रहे हैं और स्टाफ तो कई बार इससे भी ज्यादा काम करता है। बताइए, 15 घंटे 16 घंटे काम करने के बाद भी यहाँ पे स्टूडियो आई हैं ताकि हमारे दर्शकों के सारी उलझनों को दूर किया जा सके। इसलिए अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि इस शो में इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी हर वो बारीकियां जिनका जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। फॉर्म 16 नहीं है फिर भी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। आखिर क्या है तरीका, बताएंगे इस शो में। और साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न में कैपिटल गेन्स दिखाना क्यों जरूरी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म जब भरने जाते हैं तो सबसे पहले सीए भी कहते हैं और हम लोग भी ढूंढते हैं कि फॉर्म 16 कहाँ है जिसके आधार पर हम रिटर्न फाइल करें। लेकिन कईयों को दिक्कत ये आ रही है कि फॉर्म 16 है भी नहीं, तो क्या करें। तो गौरी, पहला सवाल यही है, क्या फॉर्म 16 के बगैर भी हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं? जी लक्ष्मण, देखिए फॉर्म 16 वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फॉर्म 16 आपका हक है, आपको अपने एम्प्लॉयर से लेना है और आप राइटफुली मांग सकते हैं कि आपको फॉर्म 16 दिया जाए समय पे। लेकिन फिर भी कुछ केसेस सामने आए हैं जहां पे एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 नहीं दिया है, तो वो लोग थोड़े परेशान चल रहे हैं कि बिना फॉर्म 16 के रिटर्न कैसे भरें। तो रिटर्न आप भर दीजिए बिना फॉर्म 16 के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पे स्लिप्स मिलती हैं, पे स्लिप्स में आपकी जो एग्जेम्पशंस का अमाउंट होता है वो क्लैरिफाई किया गया होता है कि आपकी पर मंथ आपको कितनी एग्जेम्पशन मिली है और पर मंथ आपको कितनी सैलरी मिली है, कितना बेसिक पे है, कितना डीए है, कितना पीएफ कटा है, और ये सारी जानकारी आपके जो पे स्लिप है उसमें होती है। तो उसको आपको हर महीने का टोटल करके और क्यूमुलेटिव फिगर अपनी रिटर्न में डाल के आपको रिटर्न भर देनी है। साथ ही इसको 26 एएस से आप जरूर मैच कर लें कि आपकी जो पे स्लिप्स हैं ये 26 एएस से मैच कर रही हैं, क्योंकि अगर ये 26 एएस से मैच नहीं करेंगी तो आपको जो है नोटिस आने का चांस बन जाता है। हालांकि 26 एएस से मैच नहीं करेगा तो फिर 26 एएस में कैसे बदलाव किया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे आगे हम। लेकिन फॉर्म 16 में एक और सवाल आता है, कई लोगों के पास नहीं है, कई लोगों के पास एक के बजाय 2 फॉर्म 16 आ जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? जी लक्ष्मण, ये बहुत कॉमन केस है। एक के बजाय 2 फॉर्म 16 आते हैं, क्योंकि ये तब होता है जब आपने साल के बीच में अपने नौकरी जो है उसको चेंज किया है। तो जितने समय आप पुराने एम्प्लॉयर के पास थे उन्होंने उस समय का आपको फॉर्म 16 दिया होगा, नए एम्प्लॉयर ने मार्च तक का आपको फॉर्म 16 दिया होगा, तो आपके पास 2 फॉर्म 16 आ जाएंगे। इसमें 2 केस बनते हैं। एक तो ये है कि आपने अपने नए एम्प्लॉयर को पुराने इनकम की जानकारी दी थी, तो आपको नए एम्प्लॉयर ने ही फॉर्म 16 दिया होगा और उसमें पुरानी जो इनकम है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अगर ऐसा नहीं है, आपको 2 फॉर्म 16 मिले हैं और आपको दोनों ही एम्प्लॉयर ने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी दी होगी, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 2 बार मिल गई होगी, लेकिन एक्चुअल में तो आप एक ही बार ले सकते हैं, तो दोनों फॉर्म 16 को क्लब करके आप रिटर्न भरेंगे और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और स्टैंडर्ड डिडक्शन, बाकी डिडक्शन जितनी है वो सब आपको एक एक बार मिलेगी। तो आपका हो सकता है कि इस केस में आपका टैक्स पेबल बन जाए। टैक्स पेबल बन जाए। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी और कई सारी बातें हैं कि कौन सा फॉर्म चुने, एआईएस कैसे ठीक करें, कैपिटल गेन्स कैसे दिखाएं, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ कई सारे फोन कॉल आ रहे हैं। एक सवाल आया है मनोज गौतम जी का, जो फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? अरे सर, मेरा ये है कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ। ठीक है। और स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स हैं और क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड है। डिविडेंड आया हुआ है जो है, तो उस पर टैक्स जो देना है, तो उसके लिए जो है आईटीआर 1 भरना पड़ेगा या आईटीआर 2 करना पड़ेगा? ठीक है, देखिए आपकी अगर तो सैलरी इनकम है और डिविडेंड से इनकम है, तो जो डिविडेंड की इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है, जो आप आईटीआर 1 में आसानी से दिखा सकते हैं। लेकिन आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक खरीद के रख रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, तो आपको कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। उस केस में आप आईटीआर 1 ही भरेंगे। लेकिन अगर आप बार बार खरीद बेच कर रहे हैं और आपको कैपिटल गेन हुआ है या बिजनेस इनकम हुई है, F&O से हुआ है, इंट्राडे से हुआ है, तो आपको अगर कैपिटल गेन हुआ है तो आईटीआर 2 भरनी होगी, और बिजनेस इनकम है यानी F&O, इंट्राडे या वॉल्यूम ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो नॉर्मल बिजनेस इनकम दिखानी होगी आपको आईटीआर 3 में।
तो इस तरीके से आप ITR 1 भरना है कि ITR 2 भरना है या फिर 3 भरना है, इस बात का बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन ये कन्फ्यूजन सिर्फ गौतम जी के पास नहीं है, मुझे लगता है कई लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है कौन सा फॉर्म भरें। तो अगर आप एक बार बता सकें संक्षिप्त में कि किन लोगों के लिए कौन सा फॉर्म ज़्यादा उपयोगी, कौन सा फॉर्म भरें वो। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आता टोटल है कितने आपका, फॉर्म होते हैं वैसे? देखिए वैसे 7 फॉर्म्स होते हैं, मैं आपको फर्स्ट 6 बताती हूँ जो आपके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। पहला जो फॉर्म होता है ITR 1 सबसे आसान होता है भरना। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कंडीशंस हैं कि आपकी सैलरी इनकम होनी चाहिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 1 हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकती है। अगर आपकी कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। साथ ही आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या अनलिस्टेड शेयर होल्डिंग रखते हैं तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है या आप फॉरेन कंट्री के एसेट में आपके पास कोई एसेट है या साइनिंग अथॉरिटी भी है तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। इन केसेस में आपको ITR 2 भरनी होगी। ITR 2 तब है जब आप ITR 1 में फॉल नहीं करते या आपकी कैपिटल गेन की इनकम है तो ITR 2 आप भरेंगे। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और PNL जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं उस केस में आपको ITR 3 भरनी होगी। और अगर आप प्रिजम्पटिव में जाना चाहते हैं, जो प्रिजम्पटिव स्कीम होती है सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 ADA, जिसमें आप अपने ग्रॉस टर्नओवर का एक परसेंटेज अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, एक्चुअल करते हैं और उसको आप ITR 4 में दिखाते हैं। ITR 5 होती है पार्टनरशिप फर्म्स और LLPs के लिए और ITR 6 होती है कंपनीज के लिए। तो ये कुछ ITRs हैं जो आपको देख के आराम से समझ के कि कौन सी ITR आपके लिए एप्लीकेबल है तब भरनी है। जिस तरीके से सरकार बार बार कहती है कि हम लोग ITR फॉर्म को काफ़ी ज़्यादा सरल कर दिए तो लोग खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। तो अक्सर गलतियाँ कौन कौन से करते हैं लोग, वो जरा बता दीजिए जिससे बचा भी जाए। देखिए सबसे पहले तो जिस तरह हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि AIS और 26 ईयर्स चेक करना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ लोग जल्दबाजी में रिटर्न भर देते हैं, अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते, 26 ईयर्स चेक नहीं करते, AIS चेक नहीं करते और उसमें मिसमैच आ जाता है तो उसमें नोटिस आने का डर होता है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि कैपिटल गेन्स लोग भूल जाते हैं कि उनका कैपिटल गेन है और AIS में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो खाली अपनी सैलरी इनकम दिखा के रिटर्न भर देते हैं। अच्छा, कई लोगों को ये नहीं पता लगता कि कैपिटल गेन क्यों हुआ है। कई लोगों ने STP लगाई होती है, तो STP का मतलब होता है कि पहले आपने पैसा रिडीम किया उसके बाद री इन्वेस्ट किया, तो उस केस में भी कैपिटल गेन लगता है, तो वो इन्फॉर्मेशन रह जाती है। या कोई सोर्स ऑफ इनकम आपकी रह जाती है, जैसे आपको कहीं से इंटरेस्ट आया या आपको FD का इंटरेस्ट आया, सेविंग्स का इंटरेस्ट आया। कई लोग सोचते हैं कि सेविंग्स का इंटरेस्ट 10,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तो वो भी दिखाना जरूरी है। एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं आप, या आप अपनी डिडक्शन को गलत क्लेम कर लेते हैं। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आमतौर पे लोग करते हैं, लेकिन आपको उन गलतियों से बचना चाहिए क्योंकि बाद में अगर नोटिस आएगा तो फिर आपको अलग पछड़े में पड़ना पड़ेगा। तो ये सारी गलतियां ना करें और जो गौरी ने बताया आपकी कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए उपयोगी है उसी फॉर्म को भरें। और समय बहुत कम है इसलिए आप अंतिम समय का इंतजार अब मत करिए, क्योंकि अंतिम समय आखिरकार आ ही चुका है और इस इंतजार में मत रहिए कि सरकार शायद एक्सटेंशन दे देगी कि तो हम तब भरेंगे। तो इस इंतजार में बिल्कुल मत रहिए, आप हर वक्त को अंतिम समय मान कर अपना ITR फॉर्म जरूर भरिए। और जो टैक्स ग्रुप में हमने आपको उपाय बताए हैं, टिप्स दिए, उम्मीद करता हूं कि टिप्स आपके काम काफ़ी आएंगे। अगले सवाल के लिए चलते हैं मुंबई, जहां से सुधाकर कनकल जी हमारे साथ फोन लाइन पर। डॉक्टर सुधाकर कनकल। सुधाकर जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून जी नमस्कार। आप डॉक्टर पेशे से हैं कि PhD? सुधाकर कंकल, प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन फ्रॉम चेंबूर। हाँ बताएं। माय क्वेश्चन इज, हाँ माय डॉटर इज NRI फॉर लास्ट 7 years ठीक है। and her total income for this year is 2,38,000 only. Out of this 1,20,000 is dividend income from Indian companies. ठीक है। Is she liable to pay tax on this dividend? And second question is, can she become HUF karta after our death? ठीक है, ठीक है, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। गौरी क्या सुझाव होगा? देखिए क्योंकि वो NRI हैं तो इंडिया में उनको रिटर्न तभी भरनी है जब उनकी इंडिया में अखरू या अराइज हो रही है इनकम और वो 2.5 लाख से ऊपर है। अब आपने बोला कि आपकी इनकम 2,30,000 या 36,000 जो भी आपने बताया, 2.5 लाख से कम का अमाउंट आपने बताया, 2,38,000, तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका शायद TDS कटा होगा इस डिविडेंड पे और बाकी इनकम पे, तो अगर आपको उसका रिफंड लेना है तो आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो वो रिफंड नहीं आएगा, बट एज पर लॉ आप रिटर्न अगर नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैपिटल गेन को ITR में दाखिल करना कितना है जरूरी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आपकी सेहत से हमें है सरोकार, उचित अस्पताल चुने। आपकी सहायता के लिए हमारी टेलीमेडिसिन और ग्राहक सेवा टीम उपलब्ध है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सदैव आपकी सेवा में। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाले की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। It's called dirt because it has no value. Yet some manage to find glory in it. It's what you make out of dirt that matters. If you're fueled by dirt, register now for Hero Dirt Biking Challenge and make new tracks. Hero Dirt Biking Challenge. Register now on hdbc.in and stay tuned to MTV and Voot. एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। क्या आपको लगता है कि विपक्ष किसी भी प्रकार से एकजुट होने के लिए तैयार है? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या मीडिया एजेंडा सेट कर रहा है, कंगारू कोर्ट चला रहा है, कोर्ट के कामकाज में दखल दे रहा है? क्या सच है? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था 4,550 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। यही मैं बोल सकता हूँ, प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो जाएगा। 8-9 हजार के बीच का रेट मिल जाना चाहिए। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। कैसा दिख रहा है एट द मोमेंट प्रॉपर्टी बाजार? प्राइसेस की बात करें तो टॉप 8 सिटीज में ओवरऑल 4% का ग्रोथ देखा है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर 3.5% के ऊपर की जब रेंटल यील्ड होती है तो प्राइस में एप्रिसिएशन की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। मैं तो कहूँगा कि एक अच्छा निवेश है। देखिए प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश मना रहा है ग्रैंड सेलिब्रेशन। एक डेवलपिंग नेशन से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने की कहानी। तरक्की और कामयाबी के बड़े बड़े माइलस्टोन्स पार करने के बाद अब है नए आसमान छूने की तैयारी। जानिए ये सब CNBC आवाज की मेगा कवरेज और शानदार शोज में, जिसमें शामिल होंगी देश की जानी मानी हस्तियां। तो मनाइए आजादी का अमृत महोत्सव CNBC आवाज के साथ। देखिए इंडिया एट 75 अमृत मंथन सिर्फ CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न स्पेशल टैक्स गुरु, और इनकम टैक्स से जुड़ी हर वो बारीकी बता रहे हैं जो आपको ITR फॉर्म भरने में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और अब हम चर्चा करेंगे एनुअल इनकम स्टेटमेंट AIS की, जो कि इन दिनों इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। तो ये जो AIS है गौरी, मैं मान के चलता हूँ जो लोग ITR फाइल कर रहे हैं उनको AIS ज़रूर देखना चाहिए।
जी बिल्कुल, देखिए पहले 26 AS मेन डॉक्यूमेंट हुआ करता था, आज भी 26 AS मेन डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसी के साथ साथ AIS भी एक डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका है पिछले साल से, जिसके अंदर बहुत डिटेल में जानकारी दी जाती है। तो AIS चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर AIS चेक नहीं करेंगे तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपकी ज़रूर रहेगी, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है पिछले 2 साल से। लेकिन इसमें कई बार ये देखने को मिलता है कि AIS में ऐसी जानकारी भी होती है जो टैक्स पेयर को पता भी नहीं होता है। कई बार वो जानकारी गलत भी होती है तो सही भी होती है। सबसे पहली बात तो सवाल तो ये कि अगर मान लें गलत जानकारी तो कैसे ठीक करें? देखिए लक्ष्मण, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लोगों को पता ही नहीं होता AIS में क्या जानकारी आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर AIS में गलत जानकारी आ रही है तो आपके पास फीडबैक का ऑप्शन होता है, विच इज़ ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है आपको डालना है। अगर कोई गलत जानकारी है तो उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं फीडबैक के ज़रिए। दूसरी बात यह है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार ये, और पिछली बार भी ये एक्सपीरियंस किया था, इस बार तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है ये, कि क्लाइंट्स को पता ही नहीं है कि उनका कैपिटल गेन भी आ रहा है। कोई क्लाइंट आता है, वो कहते हैं जी हमारी तो खाली सैलरी इनकम है, और अपना फॉर्म 16 दे के चले जाते हैं। हम उनका AIS चेक करते हैं तो पता लगता है कि उनकी तो कैपिटल गेन भी हुई है, और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े अमाउंट्स की कैपिटल गेन है जो उनको पता ही नहीं है। फिर वो अपने ब्रोकर से बात करते हैं तो पता लगता है कैपिटल गेन है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने कैपिटल गेन की इन्फॉर्मेशन नहीं दी अपने रिटर्न में तो आपको नोटिस आने का चांस बिल्कुल बनता है। ऐसा भी होता है कि कैपिटल गेन्स का पता नहीं होता है टैक्स पेयर्स को और AIS में दिख रहा होता है, ऐसे कौन से बिल्कुल कमाल की बात है लक्ष्मण, ऐसा बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि टैक्स पेयर्स को पता ही नहीं है कि उनका कैपिटल गेन है, और AIS में देख के उनके जो प्रोफेशनल्स हैं, CAs हैं, और जिनसे भी वो रिटर्न भरवाते हैं, वो बता रहे हैं कि आपका AIS में तो कैपिटल गेन आ रहा है, आप उसकी जानकारी भी तो दीजिए। तो कैपिटल गेन्स की जानकारी देना बहुत जरूरी है, वरना महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल, नोटिस आ सकता है इस केस में, अगर आप कैपिटल गेन की जानकारी नहीं देते हैं और सरकार के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि आपने सेल की है म्यूचुअल फंड्स की या शेयर्स की, तो आपको, या प्रॉपर्टी की, कोई भी कैपिटल, किसी भी तरह का कैपिटल गेन, तो आपको नोटिस बिल्कुल आ सकता है। तो इसमें जो AIS में कैपिटल गेन्स दिखाता है, जो देनदारी बनती है, वो पूरा कैलकुलेट करके बताता है, तो जो नहीं, देखिए कैलकुलेट करके नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कि आपने सेल की है इतने अमाउंट की, और वो अमाउंट भी गलत हो सकता है, लेकिन आपको ये तो पता लग गया ना कि आपकी जानकारी सरकार के पास है कि आपने सेल किया है, तो आपने रिटर्न में सही जानकारी देनी है और सही रिटर्न में देनी है। जैसे अगर आपका कैपिटल गेन नहीं है तो आप तो ITR 1 भर देंगे, कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 भरनी है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप कौन सी रिटर्न चूज कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही खतरनाक सा फॉर्म है, फॉर्म 6 AIS। मुझे लगता है इसको हर किसी को जानना चाहिए, और कोई इनकम आप छुपाना चाहते हैं तो छुपा नहीं सकते, इसीलिए बिल्कुल ईमानदारी से भर दीजिए। हाँ, कोई जानकारी है जहाँ पे आपको गलती दिख रही है तो आप इसको ठीक करने का मौका भी यहाँ पे आपको मिलता है। चलिए अब चलते हैं ठाणे, जहाँ से हमारे साथ शार्दुल जी फोन लाइन पर हैं। शार्दुल जी नमस्कार, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट सेक्टर में ऑडिट के फॉर्म में, मतलब मैं हूँ एज अ ऑडिटर। अरे वाह, अरे तब तो आपको टैक्स की कई सारी चीजें पता होंगी पहले से। बताएं क्या सवाल आपके पास? तो मेरे 2 सवाल है। तो पहला तो ये है कि अगर मैं कंपनी क्वार्टर में रहता हूँ तो जो क्वार्टर है वो कंपनी प्रोवाइड करती है, और उसके अलावा अगर मैंने दूसरा अगर फ्लैट लिया रहेगा तो उस पे अगर जो रेंट मिलता है, जो रेंट पे मैंने दिया है वो फ्लैट, तो जो रेंट मिलता है तो उसका जो इनकम है हाउस प्रॉपर्टी का, तो क्या मैं वो ITR 1 में दिखा सकता हूँ? बिकॉज अभी तो मैं कंपनी के क्वार्टर में रहता हूँ। लक्ष्मण, देखिए जो ITR 1 है उसके कुछ कंडीशंस हैं, तो अगर आप वो सारे कंडीशंस फुलफिल करते हैं, जैसे कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, आपके पास कोई अनलिस्टेड शेयर्स नहीं है, आपकी इनकम 50 लाख के ऊपर नहीं है, और आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है, और आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, कैपिटल गेन इनकम नहीं है, तो आप ITR 1 भर सकते हैं। तो ITR 1 अगर आपकी नॉर्मल सैलरी इनकम आती है जो 50 लाख से कम है, और साथ ही आपका 1 हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम आ रही है, तो आप ITR 1 बिल्कुल भर सकते हैं। लेकिन ये जो बाकी कंडीशंस मैंने बताई वो देख लीजिएगा, अगर वहां से कहीं आप फॉल करते हैं उस किसी कंडीशन में तो आपको ITR 2 भरनी होगी। एक सवाल लेते हैं तरुण जी का, और इनका सवाल ईमेल के जरिए आया है। दरअसल इनके पिताजी पिछले साल रिटायर हुए हैं और उन्होंने इनके सेविंग अकाउंट में 30 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब ये जानना चाहते हैं कि ये अपने इस राशि को जो उनके पिताजी ने इनको ट्रांसफर किया है, इसको ये कैसे अपने ITR में दिखाएं?
पेचीदा सवाल है कि नहीं, ऐसा होता है? देखिए बहुत कॉमन है, अपने फैमिली में से किसी से भी कोई भी रकम आपको गिफ्ट में मिलना बहुत कॉमन चीज़ है। फादर ने अपने सन को दी है तो ये सेक्शन 56 में पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। अब बात आती है कि इसको ITR में दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो इस पे अलग अलग प्रोफेशनल्स के अलग अलग व्यू हैं। कुछ लोग कहते हैं दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं दिखाना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से आपको दिखा देना चाहिए। एग्जेम्प्ट कॉलम में, एग्जेम्प्ट इनकम में आप इसको दिखा दें कि आपको इतनी रकम मिली है जो कि एग्जेम्प्ट है। साथ ही साथ जो हम हमेशा बताते हैं, स्पेशली क्योंकि ये रकम भी बड़ी है, तो आप एक गिफ्ट डीड ज़रूर बनवा लें या उनसे ईमेल पे या एक लेटर ले लें कि उन्होंने आपको ऑनलाइन ये पैसा ट्रांसफ़र किया है, ये चेक नंबर है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है तो रेफरेंस नंबर है, इस डेट पे ट्रांसफ़र किया है और एक गिफ्ट के तहत आपने ट्रांसफ़र किया है। तो आपको आगे चल के अगर कभी केस लगता है या कोई नोटिस आता है तो कोई परेशानी नहीं होगी। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। आज हमारे बच्चों की आंखों में एक सपना है, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर दिल्ली के बच्चे एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 4 अगस्त को दिल्ली के बच्चे बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। देश के आधुनिक अस्पतालों से उठ रही है एक ही आवाज, आभार। विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थानों से आ रही है एक ही आवाज, थैंक यू। भारत में उभर रहे नए उद्यमी बोल रहे हैं एक ही बात, धन्यवाद। विकास से रोशन हो रहे गांवों से आ रही है एक ही आवाज, धन्यवाद। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये धन्यवाद है आपको समय पर अपना आयकर भुगतान करने के लिए, जिससे देश का फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। 31 जुलाई 2022 तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य फाइल करें ताकि आपको भी इसके लाभ मिल सकें। वह व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उन्हें 31 जुलाई 2022 तक अपना रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए लॉग ऑन करें www.incometax.gov.in पर। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन डे लो से एक शानदार रिकवरी के बाद डे हाई की तरफ मार्केट कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। 3800 का जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी और हमें लगता है कि 140 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3800 रुपए के टारगेट्स के लिए 3480 का दूसरा टारगेट रहेगा। करीब 3330 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं सिग्नेचर ग्लोबल, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। कैप्टन TMT का वादा, मजबूती सबसे ज्यादा। और SBI प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन सिर्फ 4 क्लिक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और इस बार का टैक्स गुरु काफ़ी स्पेशल है, वो है इनकम टैक्स रिटर्न स्पेशल। गौरी, मेरे पास एक सवाल आया अहमदाबाद, जहां से राजेश खतवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेश जी नमस्कार। लक्ष्मण जी नमस्कार। गौरी मैम नमस्कार। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि इतना इंफॉर्मेटिव शो देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ सीखा है, आज मेरी क्वेरी को चांस मिला है, उसके लिए CNBC का धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं अपनी और MD और MS का कोर्स करते हैं, उनको स्टाइपेंड दिया जाता है, वो टैक्सेबल होता है या नॉन टैक्सेबल? 3 साल से मेरा सन है, वो MS का कोर्स कर रहा है और अभी 4th ईयर में है। तो मेरा जो CA साहब हैं वो कह रहे हैं कि इसको टैक्सेबल गिन के अपन टैक्स भरेंगे। मैं 3 साल से तो भर रहा था। कॉलेज से जो एक लेटर मिलता है उसमें लिखा होता है
कि दिस इज फॉर इनकम टैक्स पर्पज ओनली एंड वी हैव नॉट डिडक्टेड एनी TDS एज पर द सेक्शन 1016 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो उसके हिसाब से तो वो TDS ही नहीं काटते हैं, तो ये स्टाइपेंड तो स्कॉलरशिप टाइप गिना जाना चाहिए, हमें भरना ही नहीं चाहिए। मेरे सन के इतने सारे दोस्त हैं डॉक्टर्स, उन्होंने किसी ने टैक्स नहीं भरा है, इनकम टैक्स नहीं भरा है। आप जानना चाहते हैं कि स्टाइपेंड पे टैक्स भरना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी, और अभी मेरा ये जो लास्ट ईयर है 4th ईयर, तो मैंने कुछ ट्रिब्यूनल के हियरिंग देखे, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के चंडीगढ़ के 2009 के, जिसमें ट्रिब्यूनल ने कहा है कि ये जो स्टाइपेंड दिया जाता है इन बच्चों की पढ़ाई के खर्चे के लिए दिया जाता है, तो स्कॉलरशिप गिना चाहिए और नॉन टैक्सेबल होना चाहिए। बिल्कुल, इसका इनकम टैक्स की असेसिंग। जी बिल्कुल, आपके इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा शो देखते रहते हैं और आपको हमारा शो अच्छा लगता है। आपको जब भी कोई उलझन हो आप बिल्कुल लिखा करिए, लेकिन सबसे पहले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। गौरी, क्या सुझाव देंगे इनको? देखिए, सब जो जानकारी इनके पास है, मैं कहूँगी बिल्कुल सही आपने रिसर्च की है और बिल्कुल सही जानकारी आपके पास है। तो जो स्टाइपेंड होता है इसमें ना हर किसी का अलग व्यू है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टाइपेंड टैक्सेबल है, कुछ लोग कहते हैं स्टाइपेंड नॉन टैक्सेबल है। तो इसमें आपको पर्पस देखना होता है। जो स्टाइपेंड आपको मिल रहा है, अगर तो वो आपकी सर्विसेज के लिए आपको मिल रहा है, जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए मिल रहा है, तो ये टैक्सेबल होगा। अगर ये आपकी पढ़ाई के खर्चे के लिए आपको मिल रहा है, आपके रहने के लिए मिल रहा है और जो पढ़ाई के खर्चे उठाने के लिए अगर आपको मिल रहा है, तो आपका ये नॉन टैक्सेबल होगा सेक्शन 1016 में। अब आपके जो लेटर मिला है उसमें क्लैरिफाई किया गया है कि ये 1016 के तहत मिल रहा है, तो 10 जो सेक्शन 10 वाली फैमिली होती है वो एग्जेम्पशन होती है, तो उसमें आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और जो ट्रिब्यूनल जजमेंट की आपने बात की उसमें भी यही कहा गया है कि ये आपको अगर आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए मिल रहा है तो वो जजमेंट बिल्कुल ठीक आपने पढ़ी है इस केस में, क्योंकि ये आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए मिल रहा है और ये लेटर में भी लिखा है, तो आपको इसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये जो 3 साल तक इन्होंने टैक्स दिया उसका क्या रिटर्न फाइल कर सकते हैं? उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो रिटर्न तो अब रिवाइज हो नहीं सकती, वो उसका टाइम निकल चुका है, तो वो टैक्स तो आपका चला गया। लेकिन आगे से आप ना टैक्स भरें और लेकिन रिटर्न आप फिर भी भरते रहें, उसको एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा के रिटर्न भरते रहें। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ मुंबई से ही हैं, MK गुप्ता जी। गुप्ता जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार गौरी जी, मैडम जी नमस्कार। आपका CNBC में काफी टाइम से देखता हूँ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, शेयर ट्रेडिंग भी करता हूँ मैं। तो एक सवाल ये था, हमारे नॉन ऑपरेटिंग फैक्ट्री है फादर की, जीरो बैलेंस शीट है, उसमें 2-3 कमरे बने हुए हैं, फादर एक्सपायर हो गए तो पार्टनरशिप में 5 भाई ऐड हो गए। अभी इसको हम सेल कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस या कोई टैक्स सेविंग के क्या तरीके, या पार्टनरशिप के हम शेयर सेल कर सकते हैं क्या दूसरी पार्टी को? तो टैक्स सेविंग में कैसे इसको हम, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद के उसको सेव कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी ये प्रॉपर्टी आपकी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है जी। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी आप बेचेंगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ली जाएगी, जो आपके फादर ने जिस रेट पे खरीदी थी उस रेट पे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे और आपके पार्टनरशिप फर्म के हैंड्स में ही ये टैक्सेबल होगी। उसके बाद आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 पार्टनर्स के बीच में, लेकिन पहले आपको इसको पार्टनरशिप फर्म में लेना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पुराने जो ओनर हैं उनकी लेनी होगी, क्योंकि आपके फादर ने शायद काफ़ी कम रेट पे खरीदी होगी। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ये आपकी लॉन्ग टर्म एसेट होगी, कई साल पहले आपने खरीदी होगी, तो आपको इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्सेशन का मतलब है कि जिस साल में आपने खरीदी थी उस साल को आप आज की डेट के हिसाब से इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी बढ़ जाती है, तो उस केस में आपका जो कैपिटल गेन है वो कम हो जाएगा और टैक्स उससे कम हो जाएगा। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के सारे उपाय बताने के लोगों को। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, आप अपने सवाल जब भेजते हैं तो अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें, ताकि उससे मोबाइल नंबर के जरिए हम आपसे कांटेक्ट कर सकें, आपके सवालों को बेहतर तरीके से उसका जवाब दे सकें। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।